So let's read out the question first. Find all real x which satisfy the equation x times square bracket inside is the x times again square bracket inside is x times square bracket of x is equal to 88 where square bracket denotes the greatest integer function. तो यहाँ पर हमारे पास नेस्टेड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और सबसे अंदर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है उसमें आउटपुट मल्टीप्लाइड विथ एक्स वो इज इनसाइड सेकेंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. Output is again multiplied with x or in third is greatest integer function and is multiplied with again with x and equated to 88. तो हमें फाइंड आउट करना है कि रियल वो सारे x जिसकी रियल x जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. ठीक है, तो इसमें आगे बढ़ने से पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? इट टेक्स इनपुट रियल x लेता है, ठीक है, और आउटपुट में क्या देता है? एक इंटीजर n देता है. ठीक है, और ये n इंटीजर x ये इंटीजर n x पे डिपेंड करता है. और ये किस तरह डिपेंड करता है? इसे कहा गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. इसका मतलब कि जो भी आप इनपुट ले रहे हो आप उसको अगर आप नंबर लाइन ये प्लॉट करो आप, ये अगर x है तो आप इस वैल्यू को लेते हो, इसके लेफ्ट में जो भी वैल्यूज हैं उन सभी वैल्यूज़ पे आप ध्यान दीजिए. उनमें जो सबसे लार्जेस्ट इंटीजर है, ठीक है, यहाँ के इसके लेफ्ट में जो सबसे लार्जेस्ट, इधर तो वैल्यू घटेगी तो जाहिर सी बात है कि इधर इंटीजर वैल्यू बढ़ेगी. तो जो इसके पास सबसे लार्जेस्ट इंटीजर होगा दैट इज़ द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स फंक्शन. यानी कि एक्स अंडर द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आउटपुट क्या देगा? एन देगा. तो दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स. दूसरा चीज़ क्या है यहाँ पे? अब चूँकि ये लार्जेस्ट इंटीजर दे रहा है यहाँ पे, तो अगर हम x और इससे 1 यूनिट लेफ्ट में जाएं, ठीक है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? दिस इज x माइनस 1. तो x और x माइनस 1 के बीच में जो इंटीजर होगा केवल एग्जैक्टली 1 इंटीजर होगा, क्योंकि 1 यूनिट लेंथ है यहाँ पे और दो इंटीजर के बीच में गैप कितना होता है? 1 यूनिट. और 1 यूनिट हमने केवल एक ही एंड लिया हुआ है, यहाँ पे ये एंड लिया हुआ है, इस एंड को हमें छोड़ दिया है. तो इसमें एग्जैक्टली क्या होगा? केवल एक इंटीजर होगा. तो ये भी कह सकते हैं कि n इज लेस देन और इक्वल टू x एंड ग्रेटर देन x माइनस 1. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या देगा? x माइनस 1 में जो इंटीजर होगा दैट इज द आउटपुट अंडर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ठीक है, इसको दूसरे तरीके से एक और भी आप देख सकते हो आप, n इज लेस देन और इक्वल टू x लेस देन n प्लस 1. ठीक है, ये हमारे पास सेकेंड इनइक्वलिटी है x और n के लिए. ठीक है, ओके. अब यहाँ पे अगर हमारे पास x का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट में डिफाइन किया कि n है, तो इसको x को हम दो नंबर के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं. दैट इज x इजकल टू n प्लस एफ. तो यहाँ पे n क्या है? इंटीजर है जो कि यहाँ पे डिफाइन हो रहा है. और f क्या है? f क्या है? एक रियल नंबर है जो कि 0 से 1 के बीच में है. ठीक है, यानी कि बिलोंग्स टू 0 से 1 के बीच में. 0 से 1 कैसे है? अगर x माइनस एन लेते हैं तो यहाँ पे देखिए, तो ये x माइनस एन क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0. और यहाँ देखिए x माइनस एन लेते हैं तो लेस देन 1 हो जाएगा. तो ये क्या हो गया? x माइनस एन इक्वल टू एफ, f 0 से 1 के बीच में. तो x इक्वल टू एन प्लस एफ. अब आते हैं अपने इक्वेशन की तरफ. यहाँ पे इसको हमें सॉल्व करना है. तो ये तो एक पॉलिनोमियल की तरह x पावर 4 की तरह दिख रहा है, लेकिन ये एक्जैक्टली है नहीं ये चीज़. ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नेस्टेड है यहाँ पे. तो जहाँ भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाले एक्सप्रेशन है तो उसमें हमारे पास एक अप्रोच ये होता है कि हम अगर जो भी सोल्यूशन है पहले उसको इंटीजर पार्ट को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, चूँकि डिस्क्रीट है, इंटीजर्स हैं, तो हमारे पास इंटीजर्स के रूल्स लगा करके उसको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन आसान है. और एक बार अगर हमें उस सोल्यूशन का अगर इंटीजर पार्ट मालूम हो गया तो फिर हम f को निकालना आसान है, क्योंकि f अब लिमिटेड होगा केवल 0 से 1 के बीच में. ठीक है, तो हमारा पहला काम अभी है कि इसके जो भी सोल्यूशन है उसके इंटीजर पार्ट को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि x के इंटीजर पार्ट पे जो भी n है उस पर हम कुछ इनइक्वालिटी या कंडीशन लगाने की यहाँ से कोशिश करते हैं. ठीक है, तो जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू n है यहाँ पे, तो अगर इसका सोल्यूशन मान लिया कि x इक्वल टू n प्लस एफ है, यानी कि इसका n जो है सोल्यूशन का इंटीजर पार्ट, n इसका सोल्यूशन होता है. इसका मतलब है कि इस पर कंडीशन क्या लगाते हैं? तो x टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू क्या हो गया? दिस इज एक्स एन हो गया. अब इस पर लिमिटेशन क्या हो जाएगी? ये कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? n को इसे मल्टीप्लाई कर लें. ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने में एक दिक्कत ये आएगी कि n पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है. ठीक है, इंटीजर है तो अगर पॉजिटिव हुआ तब तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, और अगर n नेगेटिव हुआ तो रिवर्स करना पड़ेगा. चूँकि 4 बार है ये, तो नेगेटिव नेगेटिव, तो ये इस एक अपने अप्रोच में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि इस पूरे अप्रोच को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. पहला पार्ट कि जब n क्या हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है, और दूसरे में क्या हो रहा है? n जब नेगेटिव हो रहा है. ठीक है, n जब
नेगेटिव हो रहा है। तो दो अलग अलग केस लेके हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला केस लेके चल रहे हैं, केस n इज पॉजिटिव, ठीक है। तो फर्स्ट केस इज केस n इज पॉजिटिव। तो n पॉजिटिव में हमारे पास आप कह सकते हैं कि x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x पे अब लिमिटेशन क्या हो जाएगी n के टर्म्स में, हम इसमें n से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा दिस इज लेस देन n टाइम्स n प्लस वन, और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू n स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की n स्क्वायर से n प्लस वन के बीच में वैल्यू हो सकती है। अब अगर इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात की जाए, अगर ये एज ए इनपुट ये पूरा का पूरा अगर इनपुट जा रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, तो आउटपुट क्या होगा, इट विल बी बिलोंग्स टू इंटीजर आएगा। और इंटीजर क्या होगा, n स्क्वायर से स्टार्ट होगा, n स्क्वायर प्लस वन से होते हुए ये यहाँ तक आपके पास इनपुट जा रहा है। तो इसका जो यानी कि आपका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आएगी वो क्या होगी, इससे एक कम होगा। दैट इज n स्क्वायर प्लस, या इसको n टाइम्स लिखते हैं, n टाइम्स n प्लस वन माइनस वन। तो ये आपके पास आउटपुट आ गया सेकेंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। अब इसमें अगर हम फिर से आते हैं कि x टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इस तरह से लेते हैं, तो अब इसमें अब ये इंटीजर है तो ये x वाली इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वालिटी सेम रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा n। अब इसमें अपर बाउंड कैसे आएगा कि x का जो अपर बाउंड है इसके अपर बाउंड से मल्टीप्लाई कर लिए, और लोअर बाउंड के लिए इसके लोअर का इसके लोअर से मल्टीप्लाई कर लिए, दोनों पॉजिटिव हैं तो आप करस्पॉन्डिंग मिल जाएगा। तो ये n प्लस वन टाइम्स हो गया, दिस इज n टाइम्स n प्लस वन एंड दिस इज माइनस वन। और इधर क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड में, दिस इज n इंटू एन स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये फर्दर हो गया, दिस इज n क्यूब लेस देन आर इक्वल टू x टाइम्स ग्रेटेस्ट x, और यहाँ पे भी ये पार्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि थोड़ा सा एक सिंपलर वर्जन के लिए क्या कर सकते हैं कि ये जो पार्ट है ये दिस विल बी लेस देन n इंटू एन प्लस वन, ठीक है। तो लेस देन, तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, दिस इज n इंटू एन प्लस वन टाइम्स दिस। तो ये n इंटू क्या हो गया, n प्लस वन स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये n इंटू एन प्लस वन स्क्वायर है, तो अब एक पैटर्न आपको दिखना शुरू हो रहा है। n स्क्वायर है तो ये x टाइम्स लिए n स्क्वायर n प्लस वन, अब फिर से एक x आया तो n क्यूब n इंटू एन प्लस वन स्क्वायर हो गया। तो इसी पैटर्न में अगर आगे चलते हैं अगर हम, तो एक तीसरा जब नेस्टेड आएगा इसमें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें n इंटू एन प्लस वन ये क्यूब हो जाएगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू n टू द पावर 4 हो गया, ठीक है। अब चूंकि ये जो वैल्यू है ये क्या है 88 के इक्वल में है दिया हुआ ये, ठीक है। तो हमारे पास आ गया कि दिस इज n टू द पावर 4 लेस देन इक्वल टू 88 लेस देन n इंटू एन प्लस वन क्यूब। इसका मतलब कि जो भी सोल्यूशन होगा x का इंटीजर पार्ट n इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा। पॉजिटिव x की बात करें, पॉजिटिव जो भी सोल्यूशन है, ठीक है। तो n सेटिस्फाई का, अब यहाँ से हम n पे वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं कि कौन से n इस इक्वलिटी को सेटिस्फाई करें। जैसे जैसे n बढ़ाए जाएंगे तो लोअर बाउंड क्या होगा, लगातार इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब है कि हमें वो वैल्यू तो मिल जाएंगे जिसके लिए कि ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई हो रही है। तो स्टार्ट करते हैं n इक्वल टू वन से, तो वन पे क्या हो जाएगा वन, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस इज वन इंटू टू क्यूब, यानी कितना होगा 8। ये तो इनइक्वलिटी नहीं आया, सेटिस्फाई हो रही नहीं आएगा। n इक्वल टू पे टू द पावर 4 16, और ये कितना हो जाएगा 3 पावर 3, तो 2 इंटू कितना होगा 27 इक्वल टू 54, नहीं हो रहा, ठीक है। इसके बाद n इक्वल टू 3 में आते हैं तो कितना होगा 3 पावर 4 81 हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 इंटू 64, कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 12 192। तो ये जो है इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये है पॉसिबल कैंडिडेट हमारा, ठीक है। अब आते हैं n इक्वल टू 4 में आते हैं तो कितना हो जाएगा, दिस बिकम्स 256, और ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 5 क्यूब। अब ये कहे कि ये इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, फर्दर जैसे आप 4 5 6 बन जाएंगे तो ये तो बढ़ता जाएगा, तो अब ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई होने का कोई चांस ही नहीं है। तो ओनली पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर जो होगा x का, जो इंटीजर पार्ट जो n की हम बात करें, पॉजिटिव इंटीजर क्या हो सकता है, केवल n इक्वल टू 3, यानी कि जो पॉजिटिव सोल्यूशन है वो किस टाइप का होगा, x इक्वल टू 3 प्लस f टाइप का होगा। तो ये कह सकते हैं कि हमारे पास पॉजिटिव सोल्यूशन का एक आधा पार्ट तो आ गया, अब हमें केवल फ्रैक्शन पार्ट को अब इसको इवेलुएट करना है।
तो जस्ट लाइक प्रीवियस, अब हम यहाँ पे जैसे कि एम पे कंडीशन निकाला, वैसे इनसाइड से फिर से इसमें हम आउटसाइड की तरफ चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर इसका वैल्यू 3 + f है तो यहाँ पे पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू f के टर्म्स में क्या हो सकती है, ठीक है। और फिर उसको देखेंगे क्या कौन सा जो रेंज आएगा उसमें 88 लाई करता है, ठीक है, उससे हमारे पास आंसर निकल सकता है, ठीक है। तो जब x = 3 + f है यहाँ पे, तो अगर हम x टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की बात करें, अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं, तो ये कितना है, ये तो 3 है, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, दिस बिकम्स 3 + f टाइम्स कितना हो गया 3, तो दिस बिकम्स इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 9 + 3f हो गया, ठीक है। अब f कहाँ से है, दिस इज़ 0 से 1 के बीच में है, तो ये कहाँ तक जाएगा, 0 से 3 के बीच में जाएगा, और पूरा का पूरा कहाँ तक जाएगा, दिस बिकम्स 9 से लेकर के 12 के बीच में जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है, ओके। अब फर्दर इस पे ये अगेन एज ए इनपुट जा रहा है सेकेंड ग्रेड ईयर में, तो जब ये एज एन इनपुट ये इंटरवल आप जा रहा है, तो इसका अब रेंज की बात की जाए तो ये रेंज क्या हो जाएगा, दिस बिलोंग्स टू 9, 10 एंड 11, ठीक है। अब 9 कब आएगा, ये भी कंडीशन लिखते जा रहे हैं इसमें हम। 9 तब आएगा जब 3f की वैल्यू क्या हो जाए, 0 से 1 के बीच में, और 0 से 1 कब होगा, जब f 0 से 1/3 के बीच में हो, तो 0 से 1/3, फिर ये 1/3 से 2/3 के बीच में, ये 2/3 से 1 के बीच में। तो जब f की वैल्यू ये होगी तभी इसकी वैल्यू ये 9, 10 और 11 आ रही है यहाँ पे, ठीक है। f की इस वैल्यू के लिए ये आ रहा है, इसके लिए ये आ रहा है, इसके लिए ये आ रहा है। अब अगेन इसमें अब x से मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम x से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो अभी हो जाएगा 3 + f से इन सभी मल्टीप्लाई कर लो आप, तो ये हो जाएगा 27 + 9f, इसमें 3 + f, तो कितना हो जाएगा 30 + 10f, और ये कितना हो जाएगा, दिस बिकम्स 11 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 33 + 11f, ठीक है। अब इसमें अब हमें निकालना है 27 + 9f हो गया, तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, इसको अलग अलग निकाल सकते हो, तो ये तो जाएगा कहाँ तक, और f कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1/3, तो ये जाएगा 0 से 3 तक। 10f है यहाँ पे, तो 1/3f, 1/3 से 2/3, ये कहाँ तक जाएगा, 10/3 से लेते हुए 20/3 तक जाएगा, और ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, दिस गोज़ टू 2/3 है, 2/3 से 1, तो 22/3 से लेते हुए 11 तक, ठीक है, यहाँ तक सही है। अब अगेन एज एन इनपुट, अब इसको निकाल भी लेते हैं कि ये f के लिए इसका रेंज क्या हो सकता है, ठीक है, यानी कि इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 27 से लेते हुए 30 तक, ठीक है, इस एक्सप्रेशन करस्पॉन्डिंग। और इसके करस्पॉन्डिंग अगर जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा 6.3, तो ये हो जाएगा 36.3 अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहे हैं यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा 6 सॉरी ये 3.3 जाएगा, ये 3.3, 3 × 3 9.33, ठीक है, और ये 3 डिवाइड करेंगे तो 6.6, तो कितना हो जाएगा 36.6 तक जाएगा, ठीक है। और फर्दर ये वाला लेते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 3 × 7 21, 7.3, तो ये कितना हो जाएगा 40.3, और ये कितना हो जाएगा +7 यानी कि 44, ठीक है। तो ये हो गया अप्रोक्सीमेट रेंज हमारे पास। अब ये एज एन इनपुट हो जाएगा थर्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर के पास, तो ये हमारे पास हो गया x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगेन, ठीक है। अब इन इनपुट के लिए हमारे पास जब एज ए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जाएगा तो आउटपुट क्या निकल के आएगा, इसको नोट डाउन करते हैं, तो ये देगा 27, 28 एंड 29, ठीक है, और ये कितना देगा, ठीक है। अब ये इनपुट जाएगा तो कहाँ तक ये, दिस विल गिव 33, 34, 35 एंड 36, और ये वाला पार्ट कितना देगा,
ये 40 से स्टार्ट होगा, 40, 41, 42 एंड 43, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 हो गए। अब इसमें हमें अब x से मल्टीप्लाई करना है इसमें, ठीक है। ये बिलोंग्स टू दिस हमारे पास हो गए। अब यहाँ पे लेते हैं इसमें x टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगेन, ठीक है। अब हमें ये 88 के इक्वल है। अब इसका अगर कहा जाए तो इसमें सभी में 3 प्लस f से मल्टीप्लाई होगा। देखिए कि ध्यान रखना है यहाँ पे कि 0 से ये जो वैल्यू 27, 28, 29 आई हुई है, ठीक है। तो ये कब आएगा, जब f कहाँ से कहाँ तक हो, 0 से 1/3 के लिए ही है। अब इसमें फर्दर इसमें डाउन हुआ है, 0 से कहाँ तक आएगा, ये 0 से 1/9 के करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। ये वाला किसके लिए, 1/9 से 2/9, ठीक है। और ये कितना है 2/9 से कहाँ तक 1 के लिए है, ठीक है। ये वाली वैल्यू यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें 3 प्लस f से मल्टीप्लाई होगा इन सभी में, ठीक है। 3 प्लस f टाइम्स दिस एंड दिस, ठीक है। तो अब इसमें अब देखते हैं कि रेंज किसका कहाँ से कहाँ तक आ रहा है। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसके करस्पॉन्डिंग जो इस ग्रुप ऑफ नंबर्स के लिए जो लोअर बाउंड आएगा वो कितना आएगा, 3 इंटू दिस, लोअर का लोअर से कितना हो जाएगा 1 एंड 81, लोअर बाउंड इसका 81 आ रहा है, ठीक है। और इसके करस्पॉन्डिंग आए तो लोअर बाउंड कितना आ रहा है 99, 3 इंटू 33 99, और इसके लिए 120। लेकिन हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वेट किसके बराबर हो रहा है, 88। इसका मतलब है कि जब लोअर बाउंड ही 88 से अबव है तो इधर तो आएगा नहीं, तो इसका मतलब यहाँ सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। सोल्यूशन के लिए पॉसिबल केवल यही बस एक है, ठीक है। तो अब हम इसको नोट कर ले रहे हैं यहाँ पे कि दैट इज 88 इज इक्वल टू हो गया 3 प्लस f टाइम्स, यहाँ पर हो गया हमारे पास 27, 28 एंड 29। और 27 कब आ रहा है, जब f कहाँ से है 0 से 1/9, ये 1/9 से 2/9, और ये 2/9 से 1/3, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। ये f के लिए हो गया। अब यहाँ पे हम 3 प्लस f अगर लिखते हैं यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा, दिस बिकम्स 88/27, 88/28 एंड 88/29, ठीक है। फर्दर f निकालोगे आप तो ये हो जाएगा, दिस बिकम्स 7/27, दिस बिकम्स 4/28 एंड दिस इज 1/29। तो अब हमें देखना है कि f 0 से 1/9 के लिए आया हुआ है, 1/9 से 2/9 के लिए आया हुआ है, और 2/9 से 1/3 के लिए ये आया हुआ है। तो क्या ये करस्पॉन्डिंग इंटरवल में है भी या नहीं है, ठीक है। तो पहले 7/27 को चेक करते हैं। तो 7/27 इज ग्रेटर देन 7/28, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 27 लेस देन 28, रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वल टू कितना हो गया, दिस इज 1/4, तो ये कितना हो जाएगा 1/9, 1/9 के इक्वल ग्रेटर हो गया यहाँ पे, 4 लेस देन 1/9, तो 4 लेस देन 9, इसलिए यहाँ पे रेसिप्रोकल ये हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है 1/9 से ज़्यादा है, लेकिन इसका मतलब है कि ये इस इंटरवल में नहीं है, इसका मतलब ये सोल्यूशन नहीं होगा। 4/28 आता है तो कितना हो जाएगा, 4/28 इजकल टू कितना हो गया 1/7। अब 1/7 देखिए यहाँ पे क्या होगा, दिस इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 1/9, क्योंकि 7 लेस देन 9 है, ये तो ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद 1/7 के बारे में एक और देख सकते हो कि 1/7 इज लेस देन 1/4.5, क्योंकि 7 ग्रेटर देन 4.5 है, और इक्वल टू किसके है 2/9 के। तो इसका मतलब कि 1/7 1/9 से 2/9 के बीच में है, ये सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को, इसका मतलब कि ये सोल्यूशन है। 1/29 के लिए आते हैं तो 1/29 क्या हो जाएगा, 1/29 इज लेस देन 1/18, ठीक है। 29 इज ग्रेटर देन 18, लेस देन क्या हो जाएगा, दिस इज 4/18 इजकल टू कितना हो गया, दिस इज 2/9, ठीक है। कितना हो जाएगा ये ग्रेटर देन, ये सॉरी लेस देन कितना हो गया 2/9। इसका मतलब है कि ये जो है इसके लोअर बाउंड से कम है, इसका मतलब कि ये सोल्यूशन नहीं हो सकता है। तो हमारे पास क्या आया कि f की जो वैल्यू आई दैट इज 1/7, ठीक है। और हमारे पास n पहले ही निकाला था हमने, कितना था 3, तो हमारे पास x वैल्यू क्या आ गई 3 + 1/7 एंड दैट इज 22/7। सो दिस इज द ओनली पॉजिटिव सोल्यूशन
फॉर विच गिवन इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। ठीक है, ओके। अब आते हैं हम अपने सेकंड केस में, दैट इज n इज नेगेटिव। ठीक है, तो इस इक्वेशन में जब n नेगेटिव है उस वाले केस में आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास x इज लेस देन n प्लस वन ग्रेटर देन आर इक्वल टू n, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, विल बी लेस देन और इक्वल टू जीरो हो सकता है। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब आते हैं फर्दर, उसी तरह से प्रोसीड करते हैं यहाँ पे जैसे कि हमने प्रीवियस केस में किया हुआ है। अब इसमें अगर x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की अगर बात करते हैं तो इक्वल टू क्या है, दिस इज nx के बराबर है। तो जब n का मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे, ठीक है, और निगेटिव इंटीजर है n, ठीक है, तो यहाँ पर इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स, क्योंकि n क्या है, नेगेटिव नंबर। अब नेगेटिव नंबर है तो ये हो जाएगा, दिस इज अब इसके लोअर अपर बाउंड की बात की जाए तो nx तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, n नेगेटिव है और इसका अपर बाउंड हमें लोअर बाउंड देखना है, तो जो n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका अपर बाउंड, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू n स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा, लेस देन ग्रेटर देन n इंटू n प्लस वन। ठीक है, ये तो पहला पार्ट हो गया इस चीज़ के लिए। अब nx एज एन इनपुट जाएगा, nx का जो हमारे पास रेंज हो गया वो ये हो गया। ठीक है, तो एज एन इनपुट जब जाएगा ये सेकेंड ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो सेकेंड ग्रेटेस्ट इंटीजर में जब जा रहा है ये एज एन इनपुट, तो आउटपुट पॉसिबली क्या होगा यहाँ पे, तो आउटपुट आपका हो जाएगा, इसमें n से n प्लस वन है और n स्क्वायर तक ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो पहला है इंटीजर क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस वन पहला हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि n इंटू एन प्लस वन से n इंटू एन प्लस वन प्लस वन के बीच की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ तक आएगा। ठीक है, फिर n इंटू एन प्लस वन हो जाएगा, एंड सो ऑन कहाँ तक जाएगा, लास्ट में ये इक्वलिटी साइन भी है, तो यानी कि ये भी इंटीजर के तौर पे ये इसका आउटपुट आएगा। ठीक है, तो nx के इस रेंज के लिए हमारे पास ये आ गया। ठीक है, ये जो कि कॉन्टिन्यूस है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ओके। अब इस पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये सभी क्या हैं, पॉजिटिव हैं, दिस बिलोंग्स टू i प्लस। ठीक है, i प्लस कहने एन इक्वल टू -1 हो सकता है, जीरो भी हो सकता है यहाँ पे, तो अभी इसको i प्लस नहीं कहेंगे, लेकिन जीरो ये नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये लोवेस्ट है और ये क्या है, दिस इज़ द हाईएस्ट नंबर। ठीक है, पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव कह सकते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। अब इसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x टाइम्स में अगर हम इसमें x टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, अब इसके रेंज की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे x वाले में, तो ये तो नेगेटिव हैं और ये सभी क्या हैं, पॉजिटिव हैं, तो सबसे लीस्ट नेगेटिव, सबसे यानी कि लेफ्ट साइड आपका लोअर बाउंड क्या हो सकता है इसमें, जब इसके हाईएस्ट को पॉजिटिव नंबर को इसके लोएस्ट से नेगेटिव वाले में करेंगे तो ये फर्दर नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी लेस देन आर इक्वल टू दिस इज n इंटू एन स्क्वायर इंटू दिस, और सबसे जीरो के करीब आपका बाउंड चाहिए बोला, यानी कि तो कितना हो जाएगा, दिस इंटू दिस करेंगे तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी लेस देन n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस वन, तो ये पार्ट कितना हो जाएगा, x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x यहाँ पर, एन लेस देन हो गया हमारे पास n इंटू एन प्लस वन स्क्वायर और ग्रेटर देन इक्वल टू n क्यूब। ठीक है, फर्दर इसके आगे चलते हैं, इसका अगर ग्रेडेशन निकालेंगे अब, ठीक है, अब क्या हो गया, तो नेगेटिव नंबर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, नेगेटिव, तो अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x यहाँ पर इसको निकाल देंगे, तो अब एज एन इनपुट ये पूरा का पूरा जब जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो हमारे पास जो रेंज आएगा, यानी कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो आउटपुट आएगा वो क्या होगा, ये स्टार्ट होगा n क्यूब से। ठीक है, n क्यूब से जाएगा, फिर कहाँ तक जाएगा, n क्यूब प्लस वन से होते हुए कहाँ तक आगे तक जाएगा, ये दिस गोज टू n इंटू एन प्लस वन स्क्वायर, तो इससे एक कम तक जाएगा क्योंकि यहाँ पे लेस देन का साइन है यहाँ पे, तो दिस गोज टू n इंटू एन प्लस वन स्क्वायर माइनस वन यहाँ तक। ठीक है, अब इसमें अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे क्या हैं, नेगेटिव नंबर्स हैं ये। ठीक है, सभी क्या हैं, नेगेटिव्स, और इसमें अगर कहा जाए न्यूमेरिकली सबसे हाईएस्ट
लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा। तो न्यूमेरिकली हम कह सकते हैं कि दिस इज़ द हाईएस्ट और ये क्या होगा, दिस इज़ द लीस्ट। ठीक है, साइन वाइज यहाँ पर जो है कि ये सबसे छोटा, अगर वैल्यू की बात करेंगे साइन के तो सबसे छोटा होगा, सबसे ये बड़ा होगा। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ये लार्जेस्ट होगा और ये स्मॉलेस्ट होगा। ठीक है, अब आते हैं हम x टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसकी अब बात करते हैं अगर हम। ठीक है, तो ये अब कहाँ से कहाँ तक होगा। अब ये कह सकते हैं कि अब ये नेगेटिव नंबर्स हैं और यहाँ पे हम x में यहाँ भी नेगेटिव है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये क्या आएगा, ये तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो पॉजिटिव बनने के बाद अब हमें इसका अपर एंड लोअर बाउंड देखना है। तो अपर लोअर बाउंड में क्या हो सकता है कि जब हाईएस्ट मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करो और लोवेस्ट मैग्नीट्यूड को, आपके पास लोवेस्ट मैग्नीट्यूड वाइज क्या है, ये लोवेस्ट है और ये क्या है, हाईएस्ट है। तो ये हो जाएगा दिस विल बी लेस देन आर इक्वल टू n टू द पावर 4 और दिस इंटू दिस हो जाएगा। तो दिस इज n इंटू n प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 और इसका मल्टीप्लिकेशन n प्लस 1 के साथ। तो ये हो जाएगा हमारे पास लेस देन। ठीक है, तो यहाँ तक तो सबको समझ में आ रहा होगा ना। और यहाँ पे अगर हम इसके लेफ़्ट वाले की बात की जाए तो ये n क्या है, नेगेटिव है और यहाँ पे ये, तो पूरा का पूरा आप समझिए इस तरह से कि इसको हम अगर फर्दर लेफ़्ट और ले जाना चाहें तो दिस विल बी होल विल बी लेफ्ट लेस देन n प्लस 1 टाइम्स n इंटू n प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लग रहा हो क्योंकि यहाँ पे आपको -1 दिख रहा है, लेकिन असल में यहाँ पे n क्या है, नेगेटिव है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब समझिए आप कि अगर -n होता है यहाँ पे, इसका मतलब कि +1 है यहाँ पे, यानी कि इसको समझेंगे तब कि दोनों नेगेटिव है, -1 यहाँ भी है। तो अगर इसको समझना है कि n इंटू n प्लस 1 इसका +1 है, तो इससे अगर एक कम कर देंगे तो इससे तो छोटा ही होगा, तो यहाँ पे इसलिए n प्लस 1 इंटू दिस कर दिया। तो ये हो गया हमारे पास n इंटू n प्लस 1 क्यूब लेस देन x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एंड दिस लेस देन आर इक्वल टू n टू द पावर 4। सिमिलर तो हमारे पास पॉजिटिव वाला ही आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि दिस इक्वल टू कितना है, 88 है ये। अब चेक करते हैं कि n किस वैल्यू के लिए आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, किससे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर n इक्वल टू अगर हम 3 लेते हैं तो 3 इंटू 4 टू द पावर 3 हो गया और यहाँ पे कितना हो जाएगा 81, 3 टू द पावर 4 है यहाँ पे, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 81। ठीक है, तो इसके बीच में तो नहीं आ रहा है ये, तो इसका मतलब ये तो नहीं है। ठीक है, n इक्वल टू अगर 4 लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, दिस विल बी 4 इंटू 5 क्यूब और ये कितना हो जाएगा 4 टू द पावर 4 कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 256 और ये कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व आप कर सकते हो कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये इससे तो ज़्यादा ही हो रहा है यहाँ पे हमने गलती कर दी। यहाँ पे n यहाँ पे जो है निगेटिव नंबर्स है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा जो सब्स्टिट्यूशन था ये गलत था ये। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे कि n निगेटिव है ना यहाँ पे, तो अगर हम -1 से स्टार्ट करेंगे, n इक्वल टू -1 से -2 एंड -3 एंड सो ऑन, तो n इक्वल टू जब हम -2 लेंगे यहाँ पे तब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ अगर राइट साइड में देखें तो कितना हो रहा है, -2 पे ये 16 आ रहा है ये, तो इसका मतलब है कि तो नहीं हो सकता, कम से कम यहाँ पे तो 88 के वो होना चाहिए। n इक्वल टू अगर -3 लेंगे यहाँ पे तो ये -3 इंटू -2 3 हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस विल बी 81, तो ये भी नहीं हो सकता है। फर्दर चलते हैं, n इक्वल टू -4 अगर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी -4 इंटू -3 और ये पावर 3 हो गया और ये कितना हो जाएगा -4 टू द पावर 4 इक्वल टू 256 हो गया। और इधर की बात की जाए तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी 4 इंटू 27 इक्वल टू कितना हो जाएगा 108। तो n इक्वल टू -4 पे ही जो है यहाँ पे इसको क्रॉस कर गया यहाँ पे। ठीक है, 108 से 256
और n इक्वल टू -3 पे हमारे पास कितना आ रहा था, 24 से 81 आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि अब जैसे जैसे n इक्वल टू और फर्दर आपका मैग्नीट्यूड वाइज बढ़ता जाएगा, ये वैल्यू 108 100 पे और आगे तक जाएगा, तो ये 88 किसी भी n के लिए सेटिस्फाई इनइक्वलिटी नहीं हो रही है, ठीक है। तो n के किसी भी नेगेटिव वैल्यू के लिए ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई नहीं हो रही। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट नो n, नो नेगेटिव वैल्यू ऑफ x, ठीक है, नो नेगेटिव वैल्यू ऑफ x एज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ओनली सोल्यूशन आया हमारे पास वो पॉजिटिव सोल्यूशन है और उसकी वैल्यू क्या है 22/7। सो दिस इज द आवर आंसर, ठीक है। तो आई होप कि आपको सोल्यूशन इसका समझ में आया होगा और सोल्यूशन यहीं पर ये एंड हो रहा है। थैंक यू।